सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और इस सेशन का ऑडियो वीडियो भी क्लियर होगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट में दोस्तों मुझे फटाफट बताइए, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। और सर्वेइंग के आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को टैक्योमेट्री और टैक्योमेट्री खत्म करा दूंगा। क्या पढ़ेंगे आज हम? टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री फिनिश कर देंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग एरिया वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीज करनी है अपने को। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, टैक्योमेट्री फिनिश करना है, एरिया वॉल्यूम शुरू करना है। तो आज हमारी शायद ये 24वीं क्लास है। एक बार मुझे बताना दोस्तों, ये 24वीं क्लास है कि 25वीं क्लास है? 24। और हर क्लास 2 घंटे की होती है। लगभग 48 घंटे हमने सर्वे पढ़ लिया है, 48 से 50 घंटे हमने सर्वे पढ़ लिया है। कौन सी क्लास है? मैं रुको। अच्छा, आज 25वीं क्लास है। अविनाश, कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया। 25वीं क्लास है ना आज। ठीक, इसका मतलब अभी तक दोस्तों हम लोग 50 घंटे पढ़ चुके हैं और लगभग 10 घंटे अपने को और पढ़ना है। ठीक है, आज हो गया दोस्तों थर्सडे, फिर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद एक क्लास आपकी फ्राइडे की हो जाएगी। ठीक है, लगभग इसके बाद आज की क्लास के बाद 3 से 4 लेक्चर और। आज की क्लास के बाद 3 से 4 लेक्चर और फिर हमारा पूरा का पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं अब तक आप लोग अगर प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे तो लगभग 180-200 पेज भर गए होंगे आपके, है ना? क्या भाई? चलो शुरू करें। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, स्टाफ रीडिंग। कल हमने देखा था स्टाफ रीडिंग व्हेन स्टाफ केप्ट वर्टिकल, और स्टाफ रीडिंग जब आप क्या करते हो, जब स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। कल देखा था दोस्तों ये वाली बात। ठीक है, और टैक्योमेट्री की ऐसी टेक्निक है जिससे दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आरएल निकालते हैं पॉइंट्स के और स्टाफ इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर है ये निकालते हैं। ठीक है, अरे बूझे कि नहीं बूझे भाई? तो कल हम लोगों ने देखा था स्टाफ रीडिंग। तो कल हमने क्या देखा था? स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग क्या होती है? व्हेन स्टाफ केप्ट वर्टिकल, है ना? तो स्टाफ रीडिंग यहां पर क्या होती है, जब स्टाफ केप्ट वर्टिकल होता है तो ये होती है दोस्तों एस कॉस थीटा। और इंक्लाइंड लेंथ क्या होती है? कल ये देखा था ना, इंक्लाइंड लेंथ दोस्तों क्या होती है? इंक्लाइंड लेंथ एल होती है के एस कॉस थीटा प्लस का सी। ये था कि नहीं था? ठीक है, आपने मेल किया, मैं देखता हूं अभी। सर टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। देखो एक चीज तो हो गई ना, टेलीग्राम ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? जो पेड स्टूडेंट है उनका टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। ठीक है ना? अब देखो अगली चीज क्या है, अब ग्रुप बन गया है तो दोस्तों उसे आपके लिए ओपन करवा देंगे। ठीक है, ग्रुप तो बन गया है ना? आपने मुझे मेल किया है, मैं देखता हूं। हाँ, आपने मुझे असम पीएससी के मेल किया था ना। ठीक है, आपने मुझे असम पीएससी का मेल किया था। चलिए बढ़िया, मैं वो सॉल्व करवा दूंगा, एक बार रुकिए जरा। गुड इवनिंग रजनीश।
एक मिनट हो यार। देखो भाई, ठीक है चलिए। और अगली चीज हमने क्या देखी थी? स्टाफ रीडिंग व्हेन स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। ठीक है। स्टाफ इंटरसेप्ट व्हेन स्टाफ केप्ट वर्टिकल। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी है? स्टाफ इंटरसेप्ट व्हेन, ठीक है, व्हेन स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या होती है दोस्तों? ये एस होती है। तो इस केस में इंक्लाइंड लेंथ क्या होता है? इस केस में इंक्लाइंड लेंथ कितना होता है? एल बराबर होता है के एस प्लस का सी। कल ये दो चीज देख ली थी, बताएं दोस्तों, कल ये दो चीज देख ली थी ना? चलिए बहुत बढ़िया, ये दो चीज देख ली थी। अब देखते हैं असली टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में चार केस होते हैं। जब आपका क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एक तो आप एलिवेशन में सर्वे कर रहे हो और एक डिप्रेशन में कर रहे हो, और इनमें भी दो केसेस क्या आते हैं? एक तो आपने स्टाफ को रखा है स्टाफ केप्ट वर्टिकल, और दूसरा स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। बताएं, यस और नो? ये दो केस होते हैं। अब ये दो केस, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टाफ वर्टिकल हो सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टाफ नॉर्मल हो सकता है। डिप्रेशन में आप सर्वे कर रहे हो, स्टाफ को वर्टिकल रख सकते हो और स्टाफ को क्या रख सकते हो? नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। तो पहला ले लेते हैं, एंगल ऑफ व्हेन टैक्योमेट्री इज डन ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। तो पहली हेडिंग क्या है दोस्तों? पहली हेडिंग यहां पर आप ये डाल दीजिए, ठीक है, टैक्योमेट्री डन, टैक्योमेट्री ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस केस में क्या है? स्टाफ केप्ट वर्टिकल। ये हेडिंग डालिए। इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं। एक केस समझ में आ जाएगा तो बाकी केस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों हेडिंग? आगे बढ़े। आज तो भैया हमारे, आज तो हमारा मैच भी है भारत का।
चलो आगे बढ़े, पहला केस देखते हैं दोस्तों। बढ़िया, वेरी वेरी गुड। देखो ऐसा कुछ केस है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहां पर अगले 5 मिनट तक ध्यान दीजिएगा, एक केस समझ में आ गया तो सारे केस आपको समझ में आ जाएंगे, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। चलो देखो बहुत ध्यान से, ऐसा कुछ केस है कि आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। स्टाफ को आपको वर्टिकल रखना है, स्टाफ केप्ट वर्टिकल, स्टाफ केप्ट वर्टिकल। स्टाफ आपका दोस्तों कैसा है, वर्टिकल है। स्टाफ आपका वर्टिकल है और यहां पर आपने रखा है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि ताकि सेंटर लाइन देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम टेक्योमेट्री में क्या करते हैं दोस्तों, हम ये निकालते हैं, स्टाफ की दूरी निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मेरे पास ये एक पॉइंट है, जो क्या है दोस्तों, ये एक बेंचमार्क है। ये एक बेंचमार्क है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक बैक साइड ली, ये बैक साइड ले ली, ठीक है, ये बैक साइड ले ली। और अब बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, टेक्योमेट्री से हम क्या करते हैं, 3 रीडिंग नोट करते हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो यहां पर आपको जो रीडिंग दिख रही होंगी, ठीक है, ये जो रीडिंग दिख रही है, ठीक है, इस रीडिंग में ये जो डिस्टेंस है ये क्या है दोस्तों, स्टाफ इंटरसेप्ट है। ये क्या है दोस्तों, स्टाफ इंटरसेप्ट है। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एस। ये सबसे बड़ी रीडिंग, ये स्टाफ इंटरसेप्ट है, क्लियर है। और ये एंगल दोस्तों क्या है, थीटा है। दिस एंगल इज थीटा। ऐसा केस है, हाँ या ना। ये दोस्तों क्या है, बेंचमार्क ऑफ नोन आरएल। इसका आरएल पता है। और बेंचमार्क हमें पता है कितने तरीके के होते हैं, ग्रेड टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क और आर्बिट्ररी बेंचमार्क, हाँ या ना दोस्तों, क्लियर है। अरे बूझे कि नहीं बूझे भैया, समझ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पर स्टाफ जो है, स्टाफ इंटरसेप्ट दोस्तों परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट नहीं है, तो स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट क्या होगा दोस्तों, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, है ना। स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो इंक्लाइंड लेंथ दोस्तों क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगी, ध्यान से सुनना, इंक्लाइंड लेंथ एल बराबर क्या हो जाएगी, के एस कॉस थीटा प्लस का सी। मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू है एल बराबर के एस प्लस का सी, के एस प्लस का सी, हाँ या ना। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो दोस्तों आप लोग, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए आप लोग, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है, ये एल है, एल बराबर के एस कॉस थीटा प्लस का सी, है ना ये। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं दोस्तों v, ये डिस्टेंस v हो गई। अब इस ट्राइंगल में दोस्तों ये हो गया d। आप देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं दोस्तों, आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, हाँ या ना, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ये चीज है नोन वैल्यूज, टू फाइंड आउट आरएल ऑफ पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू है, इसका आरएल पता करना है आपको, एंड डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ कितनी दूरी पर है, ये डी पता करना है। कैसे पता करेंगे, अगर मैं यहां पर क्या लूं, ये डी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये डी है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं cos थीटा लेता हूं यहां पर, अगर मैं cos थीटा लेता हूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी बाई एल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा, डी बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या है, के एस कॉस थीटा प्लस का सी इंटू इससे क्या मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सी कॉस थीटा। अब देखो थीटा नोन है, सी नोन है, एस नोन है, सब नोन है कि नहीं है, हाँ क्या ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं दोस्तों, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अगर मैं लेता हूं परपेंडिकुलर बाई बेस v बाई एल,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b बराबर क्या हो जाएगा, l साइन थीटा हो जाएगा। और b बराबर क्या हो जाएगा, l पता है आपको क्या है, ks cos थीटा प्लस का c है, इंटू क्या मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ks cos थीटा साइन थीटा प्लस का c साइन थीटा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, बहुत ध्यान से देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ks साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस का c साइन थीटा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये v हो गया। अब आपके पास v भी आ गया। अब जब v आ गया दोस्तों, आप देखो आर एल ऑफ पॉइंट क्या है, मुझे क्या चाहिए, आर एल ऑफ पॉइंट q, आर एल ऑफ पॉइंट q चाहिए मुझे, तो कैसे मिलेगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क, इसमें क्या ऐड करना है दोस्तों, मुझे आर एल ऑफ बेंचमार्क में क्या ऐड करना है, देखो आर एल ऑफ बेंचमार्क में मैंने क्या ऐड किया, ये बैक साइड है, बैक साइड में दोस्तों v ऐड कर दिया, और ये s2 माइनस कर दो, ये बीच वाली जो दूरी है वो कितनी है, s2 है कि नहीं है, तभी मैंने आपको बोला था s2 रीडिंग इज यूज्ड टू फाइंड द आरएल ऑफ द पॉइंट, तो इसमें आरएल ऑफ बेंचमार्क में दोस्तों मैंने बैक साइड ऐड कर दिया, तो इसमें v ऐड कर दिया माइनस s2 कर दिया, आपका आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, सिंपल मैथमेटिक्स से, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली है। हाँ भाई बताइए। बताओ भाई कोई डाउट। लिखो फटाफट। लिख लिया दोस्तों, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई।
आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, ये लिखिए। रिप्लाई करिए भाई, सबने लिखा? राहुल, निवेदिता, रजनीश मौर्य, बताइए भाई, फटाफट लिखा। चलिए आगे बढ़ें, केस 2 पे जाएं। केस 2 पे आ जाते हैं, चलिए बढ़िया, ठीक है, सबने लिख लिया, ये पहला केस है, ठीक है। केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 आपका क्या है? केस 2 आपका है कि आप क्या कर रहे हो, डिप्रेशन में रीडिंग ले रहे हो और स्टाफ को वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। केस 2 आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आपको आपने स्टाफ कैसा रखा हुआ है? स्टाफ केप्ट वर्टिकल, है ना। डिप्रेशन में रखा हुआ है और स्टाफ को आपने वर्टिकल रखा हुआ है, ऐसा कुछ सीन है। ये बैक साइड है, ये देखिए, ये स्टाफ इंटरसेप्ट एस है और ये दोस्तों रीडिंग है S2 और ये पॉइंट Q है। और आपको क्या पता करना है, इस पॉइंट से ये स्टाफ कितनी दूरी पर है बिना चेनिंग किए हुए, ठीक है। और ये एंगल क्या है, बीच वाला एंगल क्या होता है, थीटा होता है, बीच वाला एंगल। ये क्या है दोस्तों, बैक साइड है, और ये पॉइंट क्या है, बेंचमार्क ऑफ नोन RL, नोन RL। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर दोस्तों जो होता है स्टाफ इंटरसेप्ट जो है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, क्या हो जाएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो अगर ये एस कॉस थीटा है तो इंक्लाइंड लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगी एल बराबर के एस कॉस थीटा प्लस का सी। ये क्या है दोस्तों, ये इंक्लाइंड लेंथ यहां पर आ जाएगी एल बराबर के एस कॉस थीटा प्लस का सी। होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर एक ट्राइंगल देखिए, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू पता करना है।
डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। बिना चेनिंग किए हुए स्टाफ की दूरी इंस्ट्रूमेंट से ये पता करनी है। और मान लेते हैं दोस्तों ये जो चीज है ये V है। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एक आपको? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस V है, ये डिस्टेंस थीटा है, ये क्या है के एस कॉस थीटा प्लस का C। ठीक है, अब आपको ये D भी निकालना है। देखो ये D निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है ना D। तो D हो गया V हो गया। तो मुझे एक बात बताइए D को कैसे निकालेंगे? अब अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर V बाई एल। तो V क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। और L की वैल्यू क्या है? के एस कॉस थीटा प्लस का C इंटू साइन थीटा। अगेन वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? के एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का C टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो इस V को मैं और क्या लिख सकता हूं? के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस का C साइन थीटा। अब यहां पर मैं दोस्तों अगर cos थीटा लिखूं, ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा? D अपॉन L हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा? L cos थीटा। तो D बराबर L क्या है? L है दोस्तों आपका के एस कॉस थीटा, के एस कॉस थीटा प्लस का C, के एस कॉस थीटा प्लस का C इंटू क्या है? कॉस थीटा। तो ये D क्या हो जाएगा दोस्तों? के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का C कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब देखो, तो आपको D तो पता लग गया। अब आपको क्या पता करना है? आर एल ऑफ क्यू। आर एल ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? आर एल ऑफ बेंचमार्क। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? इसमें दोस्तों आप बैक साइड ऐड कर दोगे। देखो बहुत ध्यान से, बेंचमार्क में बैक साइड ऐड करोगे, माइनस V करोगे, माइनस S2 कर दोगे। तो और क्या करना है आपको? माइनस का V करना है और माइनस का S2 करना है। इस तरीके से आप कहां पहुंच जाएंगे? आर एल ऑफ पॉइंट क्यू पर पहुंच जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत? यही दो चीज तो निकालनी थी आपको। लिख लीजिए। दोनों केस समझ में आए? राइट एंगल ट्राइंगल ये है ना, राइट एंगल ट्राइंगल देखो दोस्त, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये V है, ये D है, यही तो दिखा रहे हैं हमने। देखो ये V है, ये D है। अब समझ में आया? बताएं जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, समझ में आया? देखिए फटाफट। लिख लिया? निवेदिता, राहुल, रजनीश, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने?
चलिए आगे बढ़े, ये लिखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। सेकंड केस हो गया, थर्ड केस पे आ जाए। सेकंड केस हमारा कवर, थर्ड केस पे आए। जरा एक बार कमेंट करना निवेदिता। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, थोड़ा जल्दी लिखो यार। ठीक है, केस थर्ड पे आ जाते हैं। केस थर्ड क्या है, बहुत ध्यान से देखो। केस थर्ड अब आपका क्या है, देखो दो केस हमने कर लिए, दो केस हमने कर लिए। एलिवेशन पे वर्टिकल स्टाफ, डिप्रेशन पे वर्टिकल स्टाफ। अब तीसरा केस क्या होगा, एलिवेशन पे स्टाफ को नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट रखेंगे, है ना। अब हमारा केस थर्ड क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमारा क्या हो जाएगा, स्टाफ केप्ट, स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। हाँ या ना दोस्तों, क्लियर है। अब एलिवेशन पे देखेंगे और स्टाफ को नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट रखेंगे। इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताएं। बताओ भाई, इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट कितना होता है। अरे यार, इस केस में तो एच होता है ना सिर्फ, मेरे भाई। अरे राहुल, इस ये वाला केस देखो बहुत ध्यान से, ये तो बताया हुआ है ना दोस्तों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्यों आप गलती कर रहे हैं। ये बैक साइड, स्टाफ को ऐसे रख दिया। स्टाफ को आपने कैसे रखा, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। ये पॉइंट क्यू है ना। यहां पर दोस्तों जो आपका स्टाफ है वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है। बिल्कुल सही बात, वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। और ये एंगल क्या है दोस्तों, थीटा है। अब आपको दो चीजें निकालनी है, दो चीजें क्या निकालनी है, एक तो आर एल ऑफ पॉइंट क्यू और स्टाफ की यहां से दूरी।
ये डिस्टेंस डी। यहां थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, इस केस में जो होता है ये बेंचमार्क है ऑफ नोन आरएल, और ये दोस्तों क्या है, बैक साइड है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट कितना है, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट यहां पर कितना है, एस है। तो इंक्लाइंड लेंथ कितनी हो जाएगी, इंक्लाइंड लेंथ दोस्तों इस केस में कितना हो जाएगा, एल बराबर के एस प्लस का सी। ये जो इंक्लाइंड लेंथ है एल बराबर के एस प्लस का सी, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, टू फाइंड आउट आर एल ऑफ पॉइंट क्यू, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू। और दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो आर एल ऑफ पॉइंट क्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, जो कि डी वैल्यू है। ये दो चीज पता करनी है। अब देखो यहां पर एक, यहां ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल देखो, अरे बाप रे, यहां तो दिक्कत पड़ गई। दिक्कत क्या पड़ गई, इस एल का कंपोनेंट लेते थे तो डी मिल जाता था, एल का कंपोनेंट लेते थे डी मिल जाता, क्या यहां डी मिल पाएगा, इस ट्राइंगल से क्या डी मिल पाएगा, बताएं दोस्तों। और जब भी मुझे आरएल निकालना होता था, जब भी मुझे आरएल निकालना होता था, मैं बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड ऐड कर देता था और उसमें v ऐड कर देता था, माइनस S2 कर देता था। अब S2 तो ये है, v में से S2 भी नहीं घटेगा। यहां थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब यहां दिक्कत जो आई है उसे कैसे दूर करेंगे, पहली बात तो आपने एक ये ट्राइंगल देख लिया, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर दोस्तों एक ये ट्राइंगल आप देखो, ठीक है, ये ट्राइंगल आपने ये येलो वाला देख लिया, और एक ट्राइंगल आप ये वाला देखिए। एक पिंक वाला ट्राइंगल देखो और एक येलो वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। तो यहां दोस्तों दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे, तो एक ट्राइंगल तो आपका ये है, देखिए ये थीटा है, ये एल बराबर के एस प्लस सी है, ये वी मान लेते हैं और ये डी डैश मान लेते हैं। और दूसरा ट्राइंगल कैसा है दोस्तों, यहां पर ये पिंक वाला ट्राइंगल देखो, ये दिख रहा है, देखो ये लेंथ कितनी है, ये S2 लेंथ है, ये S2 लेंथ है। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगी। देखो बहुत ध्यान से, ये वाली लाइन जो है, ये काले वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगी। तो क्या ये एंगल दोस्तों थीटा होगा, क्या ये एंगल थीटा होगा, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, देखो बहुत ध्यान से, ये टोटल लेंथ तो आपकी v है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां पर cos थीटा लेता हूं d डैश अपॉन l, तो d डैश बराबर क्या हो जाएगा, l cos थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा अगर मैं लूं, साइन थीटा क्या होता है, v बाई एल होता है, तो
तो v बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। और एल की वैल्यू, डी डैश की वैल्यू क्या है, के एस प्लस सी इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा डी डैश बराबर के एस कॉस थीटा प्लस का सी कॉस थीटा। और v क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या है, के एस प्लस का c इंटू साइन थीटा। तो बहुत ध्यान से देखिए, v बराबर क्या हो जाएगा, के एस साइन थीटा प्लस का c साइन थीटा। दो वैल्यू आ गई हैं मेरे पास, दो वैल्यू आ गई हैं, ये दो वैल्यू आ गई इस वाले ट्राइंगल से। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से ये दोस्तों डी डबल डैश कर देता हूं, डी डबल डैश कर देता हूं। ठीक है, और एक चीज देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस मान लेते हैं ये एस डैश हो गया, एस डैश अपॉन एस टू, है ना। तो एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टू कॉस थीटा, एस टू कॉस थीटा। और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, डी डबल डैश बाई एस टू, तो डी डबल डैश क्या हो जाएगा, एस टू साइन थीटा, एस टू साइन थीटा। देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल मिल रहे थे, इसीलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू बेस एस डैश अपॉन एस टू, साइन थीटा इज डी डबल डैश अपॉन एस टू। दो ट्राइंगल आ गए। अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये है दोस्तों डी डैश। डी डैश में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये डी डैश में यहां से डी डैश में हम क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, डी डबल डैश है, डी डबल डैश है। तो डी की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, डी बराबर क्या है, डी डैश प्लस डी डबल डैश, है कि नहीं है। तो डी डैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों, के एस कॉस थीटा प्लस का सी कॉस थीटा, डी डबल डैश की वैल्यू कितनी है, एस टू साइन थीटा। आ गई दोस्तों डी, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट आ गया दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट आ गया ना। अब और क्या चाहिए, आर एल ऑफ पॉइंट क्या चाहिए मुझे, आर एल ऑफ पॉइंट, आर एल ऑफ क्यू, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू कैसे मिलेगा, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू देखें बहुत ध्यान से, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू कैसे मिलेगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क में बैक साइड ऐड किया, बैक साइड में दोस्तों ये वी ऐड किया, और क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा, ये एस टू कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो आर एल ऑफ बेंचमार्क में हम क्या ऐड करेंगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क में दोस्तों हम बैक साइड ऐड करेंगे, इसमें दोस्तों v ऐड करेंगे, और क्या माइनस कर देंगे, एस टू कॉस थीटा माइनस कर देंगे। ये दोस्तों हो गया आर एल ऑफ पॉइंट क्यू, और ये हो गया दोस्तों डिस्टेंस डी। ये चीज पता करनी थी, बस यहाँ फर्क इतना था, क्योंकि जब मैंने स्टाफ को इंक्लाइंड रखा तो दूरी जो है दोस्तों, दूरी जो है वो चेंज हो गई, ये डी डबल डैश दोस्तों और जुड़ गया। तो ये इंक्लाइंड होने से दोस्तों ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई। और इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पर इस वाले ट्राइंगल को ऐसे कर देता हूं, समझ में आया, और येलो वाले को ऐसे कर देता हूं। देखिए बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा है, लिख लीजिए। इन सभी चीजों में मेरा स्टाफ छुप गया यार, स्टाफ नहीं छुपना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, समझ में आया, थोड़ा सा मैथमेटिकल था, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे।
कोई बात नहीं, नहीं भेज देता, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया, आगे बढ़े। ये लिखिए। लिखा दोस्तों, आगे बढ़े। उमेश, जल्दी जल्दी बताइए। संजय, उमेश, राहुल, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हमारा थर्ड केस हो गया, है ना? नहीं लिखा? लिखो लिखो, फटाफट लिखो। समझ में तो आ रहा होगा ना दोस्तों? थर्ड केस हो गया, अब हम आ जाएंगे फोर्थ केस के ऊपर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, फिर एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े, केस 4 पे बढ़ जाए। केस 4 पे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये हो गया होगा। केस 4 पे बढ़ते हैं। तो केस 4 क्या है, बस एक ही केस बचा हुआ है, लास्ट केस, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। केस 4 दोस्तों क्या है कि अब आपको रीडिंग कैसे लेनी है, अब आपको रीडिंग लेनी है डिप्रेशन में, और आपने क्या किया हुआ है दोस्तों, आपने स्टाफ को कैसे रखा हुआ है, इंक्लाइन रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट रखा हुआ है। ऐसा कुछ केस है, देखो ऐसा कोई केस है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टाफ रखा है, देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, Q है, और इस पॉइंट से इसकी दूरी भी निकालनी है मुझे D, ये, और ये लाइन ऑफ साइट आपकी ऐसी, ये है, ठीक है, ये आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है S, और ये वाली जो रीडिंग है ये क्या है दोस्तों, S2 है, ये वाली रीडिंग S2 है, ये जो रीडिंग है ये V है, ठीक है। अब देखो इस केस में दोस्तों ये थीटा है, इंक्लाइंड लेंथ L बराबर क्या है, KS प्लस का C। यहां देखते हैं थीटा कैसे लेते हैं, थीटा जो बीच वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल से वो लेते हैं, वो थीटा है, क्लियर है। और एक चीज देखो, पिछले वाले केस में वो पिंक वाले ट्राइंगल में थीटा कैसे हो गया, ये देखो, को ये पीली वाली जो लाइन है, देखो पीली वाली लाइन इस वाली लाइन से क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसको मैंने, अब इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है, पिंक वाली लाइन, ये देखो, ये देखो, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्लियर है। तो इसलिए ये थीटा लिख दिया था, ये थीटा लिख दिया था, ठीक है। यहां पर भी आएगा यही कॉन्सेप्ट, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, देखो यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आपने स्टाफ को कैसे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर ये क्या है, बेंचमार्क ऑफ नोन आरएल, ये पॉइंट है बेंचमार्क ऑफ नोन आरएल, ये क्या है, बैक साइड है, ये बैक साइड है। आपको क्या पता करना है यहां पर देखो क्या चीज हो जाएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, कितना है दोस्तों यहां पर, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, S है ना, ये दोस्तों क्या है, S है। और एक बात मुझे बताओ, इंक्लाइंड लेंथ कितनी है यहां पर, इंक्लाइंड लेंथ कितनी है दोस्तों, L बराबर KS प्लस का C, ये इंक्लाइंड लेंथ है, ये इंक्लाइंड लेंथ है। क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, RL ऑफ पॉइंट Q, और दूसरी चीज क्या पता करनी है, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। देखो ये ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल है, अब एक चीज और देखो, अब इस ट्राइंगल में डी तो बहुत बड़ी हो गई, डी आपकी बड़ी हो गई, एक और ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ये दूसरा ट्राइंगल देखो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, हाँ या ना,
बताओ भाई। देखो, दिखे दो ट्राइंगल, एक पीला वाला और एक पिंक वाला। ठीक है, यहां पर दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे। पीला वाला ट्राइंगल देखो ऐसे है, और पिंक वाला ट्राइंगल कैसे है? ऐसे है कि नहीं है? ये थीटा है, अब ये डी डैश है, और ये वी है। ठीक है, और ये डी डबल डैश है, ये थीटा है, और ये दोस्तों क्या है? S2 है। ये आपका S2 है, और ये इंक्लाइंड लेंथ है L बराबर के एस प्लस का सी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? डी डैश अपॉन एल हो जाएगा। तो डी डैश बराबर एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू क्या है? के एस प्लस का सी इंटू कॉस थीटा। तो डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? के एस कॉस थीटा प्लस का सी कॉस थीटा। होगी कि नहीं होगी डी डैश की वैल्यू? अब अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एल, तो v बराबर क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? के एस प्लस का सी इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों v की वैल्यू क्या हो जाएगी? के एस साइन थीटा प्लस का सी साइन थीटा। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? अब बताओ मुझे, हमें डी डैश निकालना है कि डी निकालना है? हमें डी डैश निकालना है कि डी निकालना है? तो देखो यहां पर डी डबल डैश क्या हो जाएगा? एस डी डबल डैश कितना हो जाएगा? डी डबल डैश के लिए क्या लेना है? साइन थीटा। डी डबल डैश अपॉन S2, तो डी डबल डैश क्या हो जाएगा? S2 साइन थीटा। क्लियर है? और ये मान लेता हूं वी डैश, वी डैश मान लेता हूं। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वी डैश अपॉन S2, तो वी डैश इज इक्वल टू S2 कॉस थीटा। तो चार वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, डी जब मुझे निकालना है, डी कैसे निकालूंगा? एक चीज देखो बहुत ध्यान से, यहां से ये वैल्यू क्या है? डी डैश है, और ये वैल्यू क्या है? डी डबल डैश है, डी डबल डैश है। क्लियर है ये वाली बात? ये वी है, और ये वैल्यू क्या है? वी डैश है, ये वैल्यू वी डैश है। तो डी कैसे निकलेगा? डी डैश माइनस डी डबल डैश निकलेगा दोस्तों। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? डी बराबर डी डैश माइनस डी डबल डैश। तो डी डैश कितना है दोस्तों? के एस कॉस थीटा प्लस का सी कॉस थीटा माइनस S2 साइन थीटा है दोस्तों, ये वाली चीज डी। और आर एल ऑफ क्यू कैसे निकलेगा? आर एल ऑफ पॉइंट क्यू कैसे निकलेगा? आर एल ऑफ पॉइंट क्यू देखो बहुत ध्यान से, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू कैसे? बेंचमार्क, आर एल ऑफ बेंचमार्क में बैक साइड ऐड करेंगे, माइनस वी करेंगे, माइनस वी डैश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आर एल ऑफ बेंचमार्क में दोस्तों क्या ऐड करेंगे? बैक साइड। बैक साइड में क्या माइनस करेंगे? वी करेंगे, और क्या माइनस करेंगे? वी डैश माइनस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों? तो आर एल ऑफ बेंचमार्क आपको पता ही है क्या है। ठीक है, इसमें बैक साइड आपने जोड़ दी, और क्या माइनस कर दिया? वी आपने माइनस कर दिया। के एस साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा माइनस वी डैश की वैल्यू कितनी है? S2 cos थीटा। तो दिस इज द आर एल ऑफ क्यू। बताएं दोस्तों, चारों केस आपके सामने हैं, क्या कोई दिक्कत? आपके सामने चारों केस हैं, अब मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत है? फटाफट लिखिए। सो दिस इज दी 4 केसेस। ये आपका खत्म होता है थियोडोलाइट वाला चैप्टर।
नोट कर लिया क्या सभी ने? राहुल जल्दी जल्दी बताइए, राहुल, उमेश। बहुत बढ़िया संजय, लिख लिया ना सबने? ये वाला डायग्राम लिख लिया, आगे बढ़े। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सबने लिखा दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़े, अगले चैप्टर में बढ़े दोस्तों। ये आपका खत्म होता है टैक्योमेट्री सर्वेइंग। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। अगला चैप्टर लिख लीजिए दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। अगला चैप्टर लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने? देखिए, सर्वे का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कैसे हम एरिया वॉल्यूम निकालें। ठीक है, सर्वे का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम एरिया वॉल्यूम निकालें। फील्ड में भी निकाल सकते हैं, मैप आपके पास है तो प्लान से भी निकाल सकते हैं। दो मेथड, फील्ड मेथड, फील्ड पे जाके भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास प्लान या मैप है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? अब किस मेथड से निकालते हो वो डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी चाहिए और शेप कैसा है। प्लान का शेप कैसा है, इररेगुलर है तो प्लानीमीटर से निकालेंगे,
रेगुलर है तो उसे ज्योमेट्री में डिवाइड कर देंगे, ट्राइंगल में, पैरेललोग्राम में, ठीक है, आप अलग अलग ज्योमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों को, यस और नो, क्लियर है? तो ये चीज आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज टू कैलकुलेट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, one of the objective of survey is to calculate area and volume, is to calculate area and volume, is to calculate area and volume, ठीक है। अब देखो मेथड जो होता है, ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक प्लान मेथड और एक क्या होता है, ठीक है, मेजरमेंट कैन बी डन बाय, measurement can be done by either, या तो आप फील्ड पे कर लो फील्ड मेथड, या प्लान मेथड, या आप अपने पास मैप लाए हो तो प्लान मेथड से एरिया वॉल्यूम निकाल लो। अब डिपेंड करता है दोस्तों कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे उस पर, वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए या कैसा शेप है आपके प्लान का, ज्योमेट्री क्या है। बात समझ में आ गई है आप लोग को? तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द मेथड अडॉप्टेड, द मेथड अडॉप्टेड फॉर मेजरमेंट, the method adopted for measurement depends upon, ठीक है, accuracy required, and accuracy required and shape of plan, shape या फिर ज्योमेट्री है ना, ऑफ मैप, ऑफ प्लान। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? क्या ये पॉइंट समझ में आए? अगर प्लान इररेगुलर होता है तो प्लानीमीटर से निकालते हैं, अगर प्लान रेगुलर शेप का है तो उसे ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपीजियम में, ठीक है, ट्रेवर्स में। हाँ, अनाउंसमेंट में टेलीग्राम चैनल आया ना, पेड स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ प्लान इज इफ प्लान इज ऑफ irregular shape, if plan is of irregular shape, area is found using, area is found using, area is found using planimeter, planimeter, ठीक है। and if plan is regular, and if plan is regular, plan is regular, it is divided into, it is divided into, it is divided into number of geometrical shape। इतना लिख लीजिए दोस्तों। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के कुछ एरिया देखते हैं।
लिखा दोस्तों आप लोगों ने? अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, हमने लिखा है सर्वे का एक ऑब्जेक्टिव होता है एरिया वॉल्यूम निकालना। एरिया वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? फील्ड पे जाके और आपका प्लान से, ठीक है, प्लान मेथड से। अब कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे डिपेंड करेगा कितनी एक्यूरेसी चाहिए। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, फील्ड पे जाएंगे, मेजरमेंट लेंगे, आप एरिया निकाल सकते हैं। रफ चाहिए, प्लान से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे ये भी डिपेंड करेगा कितनी एक्यूरेसी चाहिए और शेप क्या है ना। अगर इरेगुलर शेप है तो प्लानिमीटर यूज कर लो, अगर रेगुलर शेप है आप किसे ज्योमेट्री में डिवाइड कर लो। तो एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं, कुछ एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं कुछ। एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। देखिए दोस्तों, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनका एरिया ले लेते हैं। सबसे बेसिक जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है कौन सी होती है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर देखो पहली देखते हैं हम लोग दोस्तों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर देखो ये लेंथ है और ये विड्थ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। होता है कि नहीं होता है? रेक्टेंगल के बाद दोस्तों क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब सारी साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल। लेंथ और विड्थ क्या है? लेंथ और विड्थ क्या है? इक्वल है। एरिया क्या हो जाएगा? अब लेंथ और विड्थ जब इक्वल हैं तो इसे बी लिख सकता हूं, तो बी स्क्वायर, है ना, बी इंटू बी। पैरेललोग्राम, और चौथा है दोस्तों ट्राइंगल। पैरेललोग्राम में दोस्तों ऐसा होता है, दो साइड पैरेलल और ये दो साइड पैरेलल, ये एच है और ये बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आपकी क्या है? कुछ ऐसी ज्योमेट्री है जो आपने देखी हुई है ना दोस्तों? यस और नो? लिखा? सर्कल आएगी अब, पांचवी यहीं लिख लीजिए, सर्कल। सर्कल, सर्कल में अगर दोस्तों डायमीटर डी है तो इसका एरिया क्या होता है? π/4 इंटू डी का स्क्वायर। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? उसके बाद ट्रेपीजियम, रेगुलर पॉलीगन, ऑब्लिक ट्राइंगल। ट्रेपीजियम देखते हैं दोस्तों। ट्रेपीजियम क्या होता है? छटा,
छठा दोस्तों क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, B1 प्लस B2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, अच्छा दिस इज दी ट्रेपीजियम। सेवेंथ दोस्तों क्या है, ट्रेपीजियम समझ में आ गया, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जैसे ये देखिए, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू r। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी साइड टू द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी साइड टू सेंटर, है ना। और एरिया क्या होता है, NL स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट स्क्वायर 180 बाई एन, NL स्क्वायर बाई 4 कॉट स्क्वायर 180 डिग्री बाई एन, कॉट स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड, नंबर ऑफ साइड है, एल है दोस्तों लेंथ ऑफ वन साइड, है ना। तो ये एरिया के दो फॉर्मूले हैं, क्लियर है। रेगुलर पॉलीगन है ना दोस्त, तो आर आपको दिया होगा, किसी भी साइड की दूरी सेंटर से दी होगी तभी तो आप एरिया निकाल सकते हो। किसी भी साइड की दूरी, किसी भी साइड की दूरी सेंटर से अगर दी होगी तो आप रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो। और पेरीमीटर मतलब जैसे मान से आपसे बोल देगा कि हर एक साइड इक्वल है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, पेंटागन है, पेंटागन है दोस्तों,
तो पेरीमीटर अगर आपको बोल दे हर साइड इक्वल है, एक साइड की लेंथ इतनी है, तो पेरीमीटर निकाल सकते हो, सबको जोड़ दो और एक साइड से अगर आपको परपेंडिकुलर दूरी दे देगा तो एरिया निकाल सकता है। या NL²/4 कॉट स्क्वायर, नंबर ऑफ साइड आपको पता ही है, एक लेंथ अगर आपको दे दे तो आप तो भी निकाल सकते हो, NL²/4 कॉट स्क्वायर 180 डिग्री बाई n, है ना। तो ये आपका पॉलीगन है, ट्रेपेजियम है। अब हम आ जाते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल, और फिर ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होता है देखो, लिख लिया दोस्तों, लिख लिया। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 8वां क्या है दोस्तों, ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल मतलब जैसे ये है, राइट एंगल ट्राइंगल ना होके ये ए है लेंथ, ये बी है लेंथ और ये सी लेंथ है, तो आपने एस निकाल लिया। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द एरिया। क्लियर है ये वाली बात। तो ये दोस्तों आपका क्या है, पहले एस निकालते हैं और फिर उसके बाद ए निकालते हैं। और 9th लास्ट है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कोई सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब कोई सर्कल का पार्ट है, जैसे कि ये देखो सर्कल का पार्ट है ये, ठीक है। तो ए बी सी ए बी सी ए ये निकाल सकते, ए बी सी और ए, ये एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए बी सी ए, है ना। 6 साइड का है, 5 है ना, अरे 6 भी हो, 6 होती हैं किसमें, हेक्सागन में। ये पेंटागन है ना दोस्त, पेंटागन बनाया ना, 1 2 3 4, अच्छा 6 है, ठीक है। हेक्सागन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पॉलीगन तो है ही ना, पॉलीगन तो है ही दोस्तों, ठीक है। पॉलीगन अगर है तो पेरीमीटर कैसे निकलोगे, पेरीमीटर का मतलब ये सारी लेंथ का जोड़ दो तो वो पेरीमीटर होता है। हाँ हेक्सागन है, ठीक है दोस्त, माफ करिए हेक्सागन था। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी ए, ये निकालना है। ए बी सी ए ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करें। इसमें मैथ्स लगाते हैं दोस्तों, इसमें मैथ्स लगाते हैं और अगले पेज पे कर देता हूं, ठीक है। अगले पेज पे मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो बहुत ध्यान से। तो पहले तो मैं ये आर्क निकाल लेता हूं, ये आर्क का एरिया ओ ए बी सी ओ, तो एरिया ऑफ आर्क मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये दोस्तों अल्फा एंगल है। क्लियर है ये वाली बात। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है मुझे किसका, ए बी सी ए का। ये कैसे निकालूंगा मैं, ये कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी ए, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी है, ये कैसे निकलेगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क, आर्क कौन सा है दोस्तों, ए ओ ए, ठीक है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, देखो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। देखो कोई बात दिक्कत, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्मॉल एरिया लेके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मगर आप देखो ना मैथमेटिकली देखो ना। अब ये आपको पता करना है, ये आर्क, ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, ठीक है। अब देखो सर्कल में किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है, डायामीटर का आधा, होती है कि नहीं होती है डायामीटर का आधा, यस और नो गाइस, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये कैसे निकलेगा, देखो बहुत ध्यान से,
जब एंगल 360 डिग्री होता है तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। तो एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। जब सेंटर पे एंगल होगा 1 डिग्री तो एरिया एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा दोस्तों। जब एंगल अल्फा है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 360 डिग्री डी स्क्वायर इंटू अल्फा। ये होगा, बताइए। अरे बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये पूरी चीज जो एरिया है ये कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज जो है एरिया ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ आर्क जो है, ठीक है, ओ ए बी सी कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अल्फा अपॉन पाई 4 इंटू 360 डिग्री। बताइए सही है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी चाहिए, ये अल्फा है, ये डी बाई 2 है। अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से डाल दूं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा, ठीक है, तो ये ओ हो जाएगा, ये सॉरी ओ है, ये ए है, ये सी है, मान लेते हैं ये डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली चीज देखिए, ये अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है, अल्फा बाई 2, ये क्या है दोस्तों, डी बाई 2 है, दिस इज डी बाई 2, दिस इज डी बाई 2। अब बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, ओ ए डी, इसमें अगर मैं क्या ले लेता हूं, साइन की वैल्यू ले लेता हूं, साइन की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, ए डी अपॉन डी बाई 2, और कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, बेस ओडी अपॉन डी बाई 2, ठीक है। एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ, बेस कितना है एडी इंटू हाइट कितनी है ओडी, इज इक्वल टू, देखो बहुत ध्यान से, हाफ एडी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एडी की वैल्यू है डी बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और दोस्तों ओडी की वैल्यू कितनी है, ओडी की वैल्यू है दोस्तों डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। देखो ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, यस और नो, समझ में आया दोस्तों। साइन ए और कॉस ए, साइन ए 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है कि नहीं होता है। देखो बहुत ध्यान से, साइन 2 थीटा क्या होता है, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, होता है कि नहीं होता है, यस और नो। अब इसी चीज में दोस्तों मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 8 इंटू साइन 2 अल्फा बाई 2, साइन अल्फा हो जाएगा। नहीं समझ में आया लग रहा है ये चीज, ठीक है, हाफ ओडी इंटू एडी, हाफ एडी इंटू ओडी, हाफ एडी इंटू ओडी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ है डी स्क्वायर बाई 4 है साइन ऑफ अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। अब मैंने क्या किया दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो चीज है क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखो, ये वाली जो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2a होता है, तो हाफ, ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 8 और साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल का है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल का है दोस्तों, ये ओ ए डी। अब आपको पूरा ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, होगा कि नहीं होगा। तो इसका 2 गुना कर लो, 2 गुना ऑफ हाफ इंटू डी स्क्वायर बाई 8 इंटू साइन अल्फा, ये 2 से 2 कट गया, तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 8 इंटू साइन अल्फा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है दोस्तों, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी ए,
ए बी सी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 360 डिग्री इंटू अल्फा डिग्री, माइनस का डी स्क्वायर बाई 8 इंटू साइन अल्फा। देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मगर उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, स्मॉल स्ट्रिप लेने से अच्छा दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बताएं दोस्तों, थोड़ी सी मैथ्स का है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अगर आपका, अगर छोटा सा हिस्सा भी है मैप में, छोटा सा हिस्सा भी है, अगर वो अगर आपका वो सर्कुलर है तो वो एरिया भी आप निकाल सकते हैं। लिखें दोस्तों फटाफट। समझ में आया भाई? उमेश, संजय, राहुल, रौनक, लिख लिया, आगे बढ़े। अगली स्लाइड करें, ये लीजिए। यहां तक समझ में आया दोस्तों? कल हमारा एरिया वॉल्यूम भी खत्म हो जाएगा और कॉन्टूर भी खत्म हो जाएगा। कल हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कल फ्राइडे है ना, तो कल हमारा एरिया वॉल्यूम और कॉन्टूर, ये 2 खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या बचेगा?
फिर बचेगा दोस्तों कर्व्स, एक क्लास में कर्व्स खत्म हो जाएगा, और फोटोग्रामेट्री और थ्योरी ऑफ एरर, और एक क्लास में दोस्तों प्लेन टेबल, प्लेन टेबल की थ्योरी लिखा दूंगा, प्लेन टेबल। ठीक है, 4 छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल उसी शेड्यूल से हम लोग आगे बढ़े हैं दोस्तों, ना कम ज्यादा, समझ रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो ये हमने 9 ज्योमेट्री कर ली है, 9 की 9 ज्योमेट्री कर ली है। अगला मेथड देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ इररेगुलर ट्रैक्ट। देखते हैं ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ इररेगुलर ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, मैप का कोई एक हिस्सा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैप का कोई एक हिस्सा आपने लिया, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम सिंगल लाइन एट इक्वल इंटरवल। इसका जो पहला मेथड है, ऑफसेट फ्रॉम सिंगल लाइन, अभी ट्रैक्ट बताता हूं क्या होता है, एट रेगुलर इंटरवल। ये कोई ट्रैक्ट है, ये मतलब प्लान का ये कोई हिस्सा है। अब आपने क्या किया, ये कोई लाइन है, अब आपने क्या किया, मैप का ये हिस्से का इतना एरिया निकालना है, तो यहां से आपने ऑफसेट लेने चालू कर दिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऑफसेट लिया H1, ये ऑफसेट लिया H2, ये ऑफसेट लिया आपने दोस्तों H3, ये ऑफसेट आपने लिया H4, ये आपने ले लिया HN। ठीक है, और ये सब सेम इंटरवल पे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सब सेम इंटरवल पे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल इंटरवल पे हैं, डी इंटरवल पे। तो आपके को कौन सा एरिया मिल जाएगा? ये वाला एरिया मिल जाएगा जो डॉटेड लाइन के बीच में है। तो देखो बहुत ध्यान से, ये ऑफसेट आपने H1 लिया, ये ऑफसेट H2 लिया, ये ऑफसेट H3 लिया, ये ऑफसेट H4 लिया, मान लेते हैं ये क्या है, HN है। सब इक्वल दूरी पर है, D दूरी पर, सब इक्वल दूरी पर है, D दूरी पर। ठीक है, तो मैप का ये हिस्सा था, अब इतना पूरा ये जो पूरा एरिया है ये आपको मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई है आप लोग को? तो पहला दोस्तों रूल आता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। फर्स्ट रूल जो आपका होता है इसे बोलते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या होता है दोस्तों? ये एरिया जो आपको चाहिए, दिस एरिया इज इक्वल टू जितने भी ऑफसेट हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, एक चीज मुझे बताइए, अगर 2 ऑफसेट है तो इनके बीच की दूरी 1d है, 3 ऑफसेट है तो इनके बीच की दूरी 2d है, 4 ऑफसेट है इनके बीच की दूरी 3d है। अगर n ऑफसेट है तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? n-1 इंटू डी हो जाएगी, n-1d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई? एवरेज ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपने सारे ऑफसेट का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, सारे ऑफसेट का आपने एवरेज ले लिया। ठीक है, सारे ऑफसेट का एवरेज ले लिया और इसे किससे गुणा कर दिया, इसे किससे गुणा कर दिया दोस्तों, डिस्टेंस d से, n-1 इंटू। तो ये आपको क्या मिल गया, ये पूरा एरिया मिल गया, ये पूरा एरिया, इसे बोलते हैं इररेगुलर ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं दोस्तों इररेगुलर ट्रैक्ट। तो एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डिनेट इनटू लेंथ ऑफ बेस। तो कैसे निकाला मैंने दोस्तों, कैसे निकाला, एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डिनेट इनटू इनटू बेस लेंथ। क्या ये बात समझ में आई?
एरिया निकल गया, बताइए। तो ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये आपका निकल गया। दिस इज नोन एज, जब भी कभी इररेगुलर ट्रैक्ट होता है, इररेगुलर मतलब अगर शेप होता है बाउंड्री का, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे ट्राइंगल सर्कल में कन्वर्ट नहीं करते, हम फिर इस तरीके से एरिया ले लेते हैं। तो इस पहले वाले को बोलते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, जितने भी ऑफसेट आपने लिए हैं, लेट H1 H2 H3 बी दी ऑफसेट एट इक्वल डिस्टेंस। यहां पर हमने क्या किया है, लेट H1 H2 H3 HN आर n ऑफसेट, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन एट इक्वल इंटरवल d। अब समझ में आ गया, पहला मेथड आसान है ना। हाँ, नंबर ऑफ ऑफसेट है, बिल्कुल सही है आपने बोला दोस्त, n ऑफसेट हैं। पहला ऑफसेट H1, दूसरा ऑफसेट H2, बिल्कुल सही बोला आपने। लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो ये पहला मेथड है, इसे बोलते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल। आगे बढ़े, अगला है दोस्तों मिड ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, पहला ए लिख लिया एवरेज ऑर्डिनेट रूल, बी जो है दोस्तों वो है दोस्तों मिड ऑर्डिनेट रूल। बी आपका है मिड ऑर्डिनेट रूल। इसमें क्या करते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल, ये भी कब काम आता है, जब आपके मैप की बाउंड्री क्या हो, इररेगुलर हो। इसे बोलते हैं इररेगुलर ट्रैक्ट। इसे क्या बोलेंगे, इररेगुलर ट्रैक्ट। और ये आपकी बेस लाइन है, दिस इज द बेस लाइन। अभी आपने क्या किया था, ये H1 H2 H3 H4 H ऐसे करके निकाला था कि नहीं निकाला था। मान लीजिए ये आपके क्या है, हमने यहां पर ऑफसेट लिए H1 H2 H3 H4 H5 एंड सो ऑन, मान लेते हैं ये HN है। और ये सब कितनी दूरी पर है दोस्तों, D दूरी पर है। ये सब कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है। अब इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, जो आपने पहले मेथड से एरिया निकाला होता है, यहां पर उसे चेक करने के लिए बीच में, बिल्कुल बीच में क्या ले लेते हैं, मिड ऑर्डिनेट ले लेते हैं, मतलब बीच में ऑफसेट ले लेते हैं। ये ऑफसेट, हमें ऑफसेट निकालना तो आता ही है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, O1, ठीक है, O2 O3 O4। तो देखो बहुत ध्यान से, टोटल एरिया जो A है वो किसमें डिवाइडेड है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला एरिया है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो पहला एरिया है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं O1 इंटू डी, प्लस दूसरे एरिया को क्या लिख सकता हूं, O2 इंटू डी,
एंड सो ऑन, आखिरी एरिया को ओ एन इंटू डी लिख सकता हूं ना दोस्तों। अब इसमें से मैंने क्या किया दोस्तों, डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, O1, ठीक है, प्लस O2 प्लस O3 एंड सो ऑन ON इंटू क्या हो गया दोस्तों, ये डी हो गया, ये डी हो गया, है ना। बिल्कुल कर देंगे यार। और मुझे एक बात बताइए, टोटल बेस लेंथ कितनी है, 2 ऑफसेट में 1 डी आ रहा है, 3 ऑफसेट में 2 डी आ रहे हैं, n ऑफसेट में n-1 डी आएगा, n-1 डी आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा देखो, अब देखो बहुत ध्यान से, एक चीज बस ध्यान से देखना, H1 H2 है तो ए पहला ऑफसेट आया, 2 और 3 है तो सेकंड आया, 3 और 4 है तो फोर्थ आया, ऐसी लास्ट वाला क्या होगा दोस्तों, ON-1 आएगा, ON-1 इंटू डी आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ON-1 इंटू डी आएगा, ON-1 इंटू डी, ये दोस्तों H1 है, प्लस लास्ट वाला क्या है, ON-1 इंटू ON-1 इंटू डी, तो ये एंड सो ऑन ON-1 इंटू डी, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसी चीज में मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी चीज में दोस्तों मैंने क्या किया, एक करेक्शन कर दिया, O1 प्लस O2 प्लस O3 एंड सो ऑन ON-1, ठीक है। इसमें क्या किया दोस्तों, मैंने n-1 से डिवाइड किया, n-1 से डिवाइड किया और n-1 से मल्टीप्लाई किया। क्या ये कर सकते हैं मैथमेटिकली? अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पूरी चीज है ये क्या है, एवरेज है कि नहीं है, एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट इंटू ये क्या है, बेस लेंथ है, इंटू बेस लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट इंटू बेस लेंथ होगा कि नहीं होगा दोस्तों, इंटू बेस लेंथ। फॉर्मूला समझ में आया? और फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, फॉर्मूला आपका बन गया O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस ON-1 अपॉन n-1 इंटू n-1 इंटू डी। समझ में आया? शॉर्ट नोट्स बिल्कुल दे देंगे यार दोस्त, परेशान मत होइए, सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये लाइन पिंक कलर की है ना। समझ में आ गया? लिखो दोस्तों। अभी रिपीट कर रहे हैं, लिख लो दोस्त, रिपीट कर रहे हैं।
नोट कर लिया दोस्तों आप लोगों ने? सबने लिखा? तो दोस्तों अभी तक के लेक्चर में आपको कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक के लेक्चर में हमने आज क्या देखा? हमने वो 4 केसेस देख लिए टेक्योमेट्री के, और हमने एरिया वॉल्यूम के 9 ज्योमेट्री को देख लिया, कैसे एरिया निकालते हैं, और प्लस इररेगुलर ट्रैक्ट होता है तो हम लोगों ने कैसे एरिया निकालते हैं वो सीख लिया। अब कल का जो लेक्चर होगा ना दोस्तों, कल के लेक्चर में मैं आप लोग को एरिया वॉल्यूम खत्म करा दूंगा, एरिया एंड वॉल्यूम आपका कल खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दोस्तों दैट इज कॉन्टूर, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कॉन्टूर और एरिया वॉल्यूम आपका कल फिनिश हो जाएगा। फिर हमारे जो चैप्टर बचेंगे ये एक लेक्चर में फिनिश हो गया, ठीक है, यानी कि 26वां लेक्चर, 27, 28, 29 और ये 30वां लेक्चर जो है हम बिल्कुल अपनी प्लानिंग के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आप आज पहला लेक्चर उठा के देख लेना, मैंने बोला था कि यार 50 से 60 घंटे में पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा, तो 30 इंटू 2 विल बी 60 आवर। क्लियर है ये वाली बात? अब 27वें लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोग को कर्व्स पढ़ाऊंगा। कर्व्स के बाद दोस्तों एक चैप्टर में मैं थियोडोलाइट, एक चैप्टर में थ्योरी ऑफ एरर और प्लेन टेबल सर्वे। दिस विल बी योर एंड ऑफ द सर्वे। पिंक ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां से आएगा? ये देखिए, ये फोर्थ केस है, फोर्थ केस में 90 डिग्री ये है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये देखो दिस विल बी 90 डिग्री, ये थीटा है। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने कलर कॉम्बिनेशन से जय देखो बनाए हैं ट्राइंगल। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? यस और नो? आज तारीख क्या है? 20। आज 20 है, 20 ही तो है आज। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, और ठीक है आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपने रिमेनिंग टॉपिक्स पे। दिस विल बी आवर शेड्यूल, ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। तो 26वां लेक्चर में ये हो जाएगा, 27वां, 28वां, 29वां, लगभग 3 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा, 3 से 4 लेक्चर में आपका पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा। हम बिल्कुल अपनी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दैट विल बी द एंड ऑफ द सर्वे। चलिए गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।